चुप रही हो अब। हेलो, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक होगा अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनी के अंदर क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, हम बना रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, द फॉलोइंग आर द फिगर्स एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक्स ऑफ न्यू इरा बैंक लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2008। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन में दे रखी हैं स्टेटमेंट्स और ये एक्सट्रैक्ट दे रखा है डिटेल्स की क्या क्या है उनका इरा बैंक लिमिटेड का। अब फर्दर हम पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन क्या क्या रखा है। द फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन इज गिवन। अ कस्टमर टू whom a sum of rupees 10 lakh has been advanced हैज बिकम इंसॉल्वेंट। कहता है एक कस्टमर है जिसको 10 रुपए के अकॉर्डिंग, तो एक कस्टमर है जिसका सम है 10 लाख रुपए, हैज़ बीन एडवांस्ड, हैज़ बिकम इंसॉल्वेंट, जिसको मतलब 10 लाख रुपए का एडवांस है और अब वो इंसॉल्वेंट हो गया। एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट ओनली 50% कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज एस्टेट। और ये एक्सपेक्टेशन है कि 50% ही उसके एस्टेट से रिकवर होगा। तो इट मीन्स क्या हुआ बेटा जी, डेटर्स हैं 10 लाख के, उसमें से 50% रिकवर्ड होंगे। इट मीन्स 50% क्या हो गया, बैड डेट्स हो गया। तो हम देखेंगे कि ऊपर हमारे पास क्वेश्चन में कितने डेटर्स वगैरह दे रखा है या प्रोविजन है या किस टाइप से क्या दे रखा है, तो फिर उसमें हम इसकी एडजस्टमेंट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है देयर वर ऑल्सो अदर डेट्स फॉर विच a provision of rupees 1,50,000 was found necessary by the auditors। क्या कहा कि एक अलग से डेट था जिसके ऊपर 1,50,000 का प्रोविजन बनाया जाएगा और ये नेसेसरी बोला है किसने, ऑडिटर्स ने। ठीक है, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड ऑन 31 मार्च 2017 was rupees 12,000 and on 31 मार्च 2018 was 16,000। एक बात का ध्यान रखना है बेटा जी आप लोगों ने, यहाँ पे हमारे पास दो वर्ड होंगे, एक होगा ऑन और दूसरा होगा फॉर। ठीक है, जो ऑन इट मीन्स है कि टोटल, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड ऑन इट मीन्स 31 मार्च 2017 को 12,000 रुपये बिल रिबेट था। इट मीन्स करंट ईयर के लिए, क्योंकि पिछले साल का रिबेट इस साल के लिए होगा ना। और इस साल टोटल कितना है, 16,000। इसका मतलब हुआ कि जो करंट ईयर के कितने हो गए टोटल, क्योंकि इनमें 16,000 में ओन दे रखा है वर्ड, 16,000 में 12,000 तो पिछले साल के, मीन्स 4,000 अगले साल से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो प्रोवाइड ₹6,50,000 फॉर इनकम टैक्स एंड द डायरेक्टर हैज प्रपोज 10% डिविडेंड। ठीक है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर न्यू इरा बैंक लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। ठीक है, तो देखिए अब एक एक पॉइंट उठाएंगे हम। क्या कह रखा है, सबसे पहला पॉइंट इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। तो ये कहाँ जाएगा, आप मुझे साथ साथ में बताते जाएंगे कौन सा किस शेड्यूल के अंदर जाएगा। ठीक है, क्या कहा है, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, ये हमारा शेड्यूल 13 है। शेड्यूल 13 के अंदर शेड्यूल 13 में हमारे पास दे रखा है इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, और फिर इसके इंटरेस्ट से रिलेटेड या डिस्काउंट से रिलेटेड हमारे पास एडजस्टमेंट में था प्रोविजन, था ना, या रिबेट वाला पॉइंट था, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड ऑन 31 मार्च 2017 वॉज 12,000। तो क्या करोगे आप, 12,000 रुपये पिछले साल के थे जो कि करंट ईयर के लिए थे, तो करंट ईयर वाले तो ऐड कर देंगे और जो नेक्स्ट ईयर के लिए हैं तो 16,000 उनको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। इन्होंने वर्किंग नोट भी बना रखा होगा, देखो वर्किंग नोट बनाए हुए हैं। क्या दे रखा है, टोटल 37,07,000 है। एड रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटिंग 31 मार्च 2017 12,000 ऐड कर दिए और 16,000 रुपये माइनस कर दिए, तो ये आ गया हमारे पास 37,03,000 रुपये। इसको हम शेड्यूल 13 के अंदर शो करेंगे इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट। अब हमने क्या किया है, इंटरेस्ट पेमेंट किया है, तो ये किस में आ जाएगा फिर हमारा, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड के अंदर, क्योंकि ये हमारा खर्च हुआ है तो इसलिए हम इसको कहाँ दिखा देंगे, शेड्यूल 15 के अंदर चला जाएगा हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंडेड के अंदर, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। ठीक है बेटा, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है फिर
इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब देखो बेटा, ये हमारे पास है इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल, क्योंकि ये कैपिटल से रिलेटेड है इसलिए ये हमारे बैलेंस शीट का आइटम है और हम इसको यहाँ पर शो नहीं करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है सैलरीज एंड अलाउंसेस। सैलरीज एंड अलाउंसेस एम्प्लॉय से रिलेटेड है, तो इसलिए हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पॉइंट में आ जाएगा। साथ साथ में आप चेक करते रहो कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे जो हमारा एडमिन शेड्यूल 16, वहाँ पे हम शो कर देंगे सैलरीज एंड एक्सपेंसेस। क्या था पॉइंट? सैलरीज से रिलेटेड था ना। पॉइंट आएगा फिर डायरेक्टर्स फीस एंड अलाउंसेस, तो ये भी हमारा ऑपरेटिंग के अंदर चला जाएगा। रेंट एंड टैक्सेस पेड ऑपरेटिंग, पोस्टेज ऑपरेटिंग, रिजर्व स्टेचुटरी रिजर्व फंड। कहने का मतलब है कि जो ये हमारा स्टेचुटरी रिजर्व फंड है, इसको हम, क्योंकि ये फंड से रिलेटेड है, इनको हम कहाँ दिखाएंगे? बैलेंस शीट का आइटम है, तो हम इसलिए इनको बैलेंस शीट के अंदर ही शो करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट होएगा कमीशन एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज, तो ये भी हमारा कहाँ चला जाएगा? कमीशन से रिलेटेड है, ऑपरेटिंग के अंदर जाएगा। रेंट रिसीव्ड, ये हमारी इनकम हुई है, तो रेंट रिसीव्ड बेटा हमारी इनकम आ जाएगी, तो ये अदर इनकम हेड के अंदर आएगा। और एक बात सॉरी, इससे ऊपर वाला जो पॉइंट था कमीशन एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज, तो देखो बेटा जी, ब्रोकरेज एक्सचेंज या कमीशन ये हमारी इनकम ही होती है, तो इसको इसलिए हम इनको अदर इनकम में ही दिखाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो ये प्रॉफिट हुआ है तो ये भी हमारी अदर इनकम का ही पार्ट होगा। शेड्यूल 14 डेप्रिसिएशन ऑन बैंक्स प्रॉपर्टी, तो ये कहाँ जाएगा? क्योंकि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, तो ऑपरेटिंग में जाएगा। 16 हेड के अंदर स्टेशनरी एक्सपेंसेस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड ऑडिटर्स फीस, तो ये सारे हमारे किस में चले जाएंगे? फिर हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हेड के अंदर चले जाएंगे। ठीक है। बात आती है जो नीचे दे रखे थे हमें क्वेश्चन में, अ कस्टमर to whom a sum of 10 lakh has been advanced has become insolvent। एक कस्टमर था जिसको 10 लाख रुपए एडवांस दे रखे थे, वो इंसॉल्वेंट हो गया। 50% रिकवर हो पाएंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि 50%, तो इसका मतलब डेटर्स में जाएंगे कि रिकवर हुए 50%, और बाकी जो 50% बन गए वो हमारे प्रोविजन बन जाएंगे। ठीक है। हाँ जी। नेक्स्ट पॉइंट फिर वही 1.5 लाख रुपए, ये भी हमारा प्रोविजन में चला जाएगा। रिबेट हो गया। प्रोवाइड 650 फॉर इनकम टैक्स, तो ये भी हमारा प्रोविजन में चला जाएगा। तो उसके बाद कहता है डायरेक्टर हैज प्रोपोज 10% डिविडेंड, तो देखो बेटा ये डिविडेंड का पार्ट है, तो ये किसके लिए है? शेयर होल्डर्स के लिए है, कि जिनका डायरेक्टर ने प्रोपोज किया है, दैट मीन्स प्रोपोज्ड डिविडेंड है, ना कि क्लियर्ड वो क्लेम डिविडेंड, या फिर मतलब क्योंकि अभी तक तो सिर्फ प्रपोज किया है, इसलिए हम इसको यहाँ पर ना दिखा बैलेंस या इसमें नहीं दिखाएंगे, इसके लिए अलग से कोई प्रोविजन एडजस्टमेंट नहीं, एंट्री नहीं की जाएगी। ठीक है। क्योंकि ये अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, ये सिर्फ प्रपोज किया गया है। जब कमेटी में जनरल मीटिंग जो होगी, मीटिंग में पास हो जाएगा तो उसके बाद ही पेमेंट बनेगी, अदरवाइज ये अभी तक जब तक पास नहीं हो जाता तब तक ये प्रस्तावित लाभांश ही बोला जाएगा और इसकी कोई एडजस्टमेंट एंट्री नहीं की जाएगी। समझ आ गई बात? हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे पास शेड्यूल हैं उन सभी शेड्यूल्स का टोटल कर लेंगे और फिर हम उनको प्रॉफिट एंड लॉस का जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग रख देंगे। शेड्यूल नंबर 13 का टोटल आया 37,03,000, ऐसे ही 14, 15, 16 अदर प्रोविजंस एंड जो कंटीजेंसीज थी उनका टोटल कर लिया। अब टोटल एक्सपेंडिचर्स आए हमारे 38,18,000 और इनकम आई 41,58,000। ठीक है। तो जो डिफरेंस आया प्रॉफिट हो गया हमारे पास 3,40,000। अब देखो क्वेश्चन में स्टेचुटरी रिजर्व के बारे में कुछ भी नहीं कह रखा कि हमने ट्रांसफर करना है या नहीं, तो चाहे क्वेश्चन में हो या ना हो, हमें 100% मीन्स 25% टोटल प्रॉफिट का स्टेचुटरी रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा। ठीक है। और बाकी बच जाएंगे, अब जैसे 3,40,000 में से 85,000 रुपये स्टेचुटरी रिजर्व में ट्रांसफर हो गए और बाकी जो जाएंगे उनको हम बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देंगे। अब देखो क्वेश्चन के अंदर भी हमें स्टेचुटरी रिजर्व का फंड दे रखा था, इट मीन्स इतने पैसे ऑलरेडी इंक्लूड मतलब इकट्ठे हो चुके हैं 8 लाख रुपए और 25% अब ये और ऐड हो जाएंगे, तो 3,85,000 हो जाएंगे। 8,85,000 रुपए हम उनको बैलेंस शीट में अलग से स्टेचुटरी रिजर्व फंड के नाम से शो कर देंगे। ठीक है। बट ये बैलेंस शीट का आइटम है इसलिए हम यहाँ पे इसकी कोई एडजस्टमेंट एंट्री नहीं करेंगे। ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द न्यू बैंक लिमिटेड फॉर ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। वही सेम एज इंटरेस्ट ऑन लोन्स। अब हमने जो लोन दे रखे हैं उनके ऊपर इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा, या फिर हमने ले रखे हैं तो हम उनको पेमेंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट्स, ये पेमेंट हो जाएगी। कमीशन एस्टेब्लिशमेंट, खर्चे हुए ऑपरेटिंग में जाएंगे। डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड, ये हमारा, ये देखेंगे कि कितना टोटल डिस्काउंट है, ये 1,46,000 रुपये। इसमें से अगर रिबेट वाला पॉइंट दे रखा होगा तो मीन्स वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड होगा, तो उसको माइनस करके बाकी हमारे डिस्काउंट में चले जाएंगे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, रेंट एंड टैक्सेस, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। तो अब साथ साथ में बताते जाओ, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, अब इट मीन्स बैंक के पास जो करंट अकाउंट खुले हुए हैं उन पर ब्याज देंगे या मिलेगा, बताइए सभी। तो देखो एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे हमारे पास इंटरेस्ट ऑन लोन है, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होगी, बैंक ने लोन दे रखा है, हम ये मानेंगे जब तक स्पेशल मेंशन नहीं होगा तो हम मानेंगे कि बैंक ने दे रखा है, तो इसका मतलब उसके ऊपर ब्याज की इनकम होगी, तो ये हमारा शेड्यूल 13 के अंदर चला जाएगा इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट में, ठीक है। दूसरा होता है इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट। अब फिक्स डिपॉजिट के ऊपर हम मीन्स बैंक ब्याज देगा तो ये खर्च हो जाएगा, ठीक है, तो ये इंटरेस्ट एक्सपेंडेड में चला जाएगा। थर्ड है कमीशन। अब कमीशन ब्रोकरेज और एक्सचेंज हमने पढ़ा था, तो ये भी क्या होगी, अदर इनकम होगी, तो अदर इनकम हेड में चला जाएगा। एस्टेब्लिश है, एस्टेब्लिशमेंट, इट मीन्स स्थापना के लिए खर्चे होते हैं, तो ये हमारे अदर उसमें चले जाएंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर, ठीक है। तो देखो ऑपरेटिंग में ही दिखा रखे होंगे, एस्टेब्लिशमेंट के खर्चे हैं जो हमारे, देखो पेमेंट टू एंड प्रोविजन फॉर एम्प्लॉइज एस्टेब्लिशमेंट 54,000, जो कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर आ गई, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है फिर इंटरेस्ट ऑन डिस्काउंट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड। तो ये क्या है, ये हम बैंक की इनकम है कि बिल्स जो डिस्काउंट किए गए उन पर डिस्काउंट रिसीव हुआ, तो ये भी इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट इट मीन्स शेड्यूल 13 में आ जाएंगे। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन करंट डिपोज अकाउंट्स, ये हमारे पेमेंट हैं तो इंटरेस्ट एक्सपेंडेड में चला जाएगा। रेंट एंड टैक्सेस ऑपरेटिंग। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट इट मीन्स बैंक से ज़्यादा पैसे निकलवा रखे थे किसने, कस्टमर्स ने, तो वो इंटरेस्ट देंगे बैंक को, तो बैंक की इनकम हो जाएगी, इसलिए शेड्यूल 13 में आएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद डायरेक्टर फीस शेड्यूल 16 ऑपरेटिंग में जाएंगे। ऑडिटर्स फीस ऑपरेटिंग। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट, तो ये भी क्या होंगे, पेमेंट किया है तो इसलिए इंटरेस्ट एक्सपेंडेड में चले जाएंगे शेड्यूल 15 में। पोस्टेज शेड्यूल 16, प्रिंटिंग स्टेशनरी 16, सन्ड्री चार्जेस इसमें चले जाएंगे, खर्चे हुए हैं तो ये भी ऑपरेटिंग के हैं। इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट इट मीन्स जो कैश उधार दे रखा था तो उसके ऊपर इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक तरह से इनकम में डाल देंगे इसको। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट कहाँ चले जाएगी, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है तो हमने जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है उस पर इनकम रिसीव्ड हुई, तो ये भी हमारी इनकम में चली जाएगी। और उसके बाद प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये भी हमारी अदर इनकम का पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है, देखो उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन में दिखा भी रखे होंगे सारे एक बार। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट हमारी इंटरेस्ट अर्नड के अंदर ही चला जाएगा। इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट उन्होंने वर्किंग नोट बना रखा होगा। इनकम इन्वेस्टमेंट ये भी हमारा, इसमें अदर इनकम में कमीशन एंड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट आ गया। इंटरेस्ट एक्सपेंडेड में इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, ये सारे वर्किंग नोट बना करके कर रखे होंगे इन्होंने। देखो यहाँ पे नीचे फर्स्ट वर्किंग नोट दे रखा है जो कि इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट इनकम आ जाएगी, बैंक और ड्राफ्ट एंड डिस्काउंट बिल्स, ठीक है। ये शेड्यूल 13 की कैलकुलेशन होगी। शेड्यूल 15 इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट्स और इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट्स आ गया, ठीक है। अब चलेंगे एडजस्टमेंट के अंदर। एडजस्टमेंट क्या कहता है, बैड डेट्स टू बी राइट ऑफ अमाउंटेड टू 40,000, जो बैड डेट्स हैं 40,000 रुपये राइट ऑफ करने हैं। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में बी मेड एट द रेट ऑफ 55%, तो टैक्स के लिए जो प्रोविजन बनाना है वो कितना होगा, 55%। तो सबसे तो इसके लिए भी हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक वर्किंग नोट बनाते हैं, ठीक है। देखिएगा वर्किंग नोट नंबर 4,
यहाँ पे हमारे पास प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज में बैड डेट्स पहले 40,000 रुपये हैं और टैक्स के लिए प्रोविजन बनाना है 1,55,600। अब 55% बोला इन्होंने, सॉरी, तो 55% किसका होगा? तो सबसे पहले हम टोटल इनकम की कैलकुलेशन करते हैं कि बैंक की जो टोटल इनकम कितनी हुई। ये हमारा शेड्यूल 13 एंड 14 से पता चल जाएगा। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमने शेड्यूल्स बनाए। इनकम शेड्यूल 13 के अंदर 7,80,000, अदर इनकम होगी 10,02,00,000। तो टोटल इनकम होगी 7,90,200। फिर हमने देखा कि हमारे पास जो टोटल इनकम है वो 7,90,200 है। तो देखिए, साथ साथ में वर्किंग नोट देखते चले जाएं। टोटल इनकम होगी, उसमें से खर्च घटा दो। इंटरेस्ट एक्सपेंडेड और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दोनों आइटम घटाओ। तो ये दोनों आइटम देखिए हमने टोटल कितने हैं, 3,85,000 और 82,200 रुपये। ठीक है, तो ये टोटल हो गए 4,67,200। खर्चे घटा दिए, 3,23,000 रुपये रह गए। अब इन्होंने प्रोविजंस अभी तक नहीं, क्योंकि हमने प्रोविजन की तो कैलकुलेशन करनी है, तो पहले हम टोटल इनकम निकालेंगे। अब बैड डेट्स राइट ऑफ हो गए जो 40,000 रुपये, वो माइनस कर दो। अब बच गया 2,83,000। अब इसके ऊपर 55% का प्रोविजन बनाना है, क्योंकि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हमारे पास जो टैक्सेबल प्रॉफिट्स होते हैं उसी के ऊपर बनेगा। तो 2,83,000 का 55%। ठीक है, और फिर ये आ गया हमारा 1,55,650 और नेट प्रॉफिट हमारे बच गए 1,27,350। तो अब जाइए ऊपर वापस प्रॉफिट एंड लॉस में। तो यहाँ देखो, हमने प्रोविजन एंड टैक्सेशन में 1,95,650 दिखा दिए। ठीक है, इतना ही आया था ना हमारा, नीचे भी कैलकुलेशन में भी यहाँ आया था 1,55,650 आया था। तो एक और ऊपर हम दिखा रहे हैं 1,95,000, क्योंकि हमारा ये प्रोविजन एंड टैक्सेशन है। अब ये 1,55,650 में 40,000 रुपये जो बैड डेट के लिए प्रोविजन बनाया है वो ऐड होकर के टोटल हो गए 195,960 ठीक है, तो ये टोटल प्रॉफिट्स आ गए, सॉरी एक्सपेंडिचर्स आ गए। प्रॉफिट इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा दो, प्रॉफिट्स आ गए। अब प्रॉफिट में से 25% रिजर्व में ट्रांसफर, बाकी जो बच गए उनको बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर हो गया? हाँ जी।